श्रवण गर्ग जी जो है वो अभी बोलना चाहेंगे या अध्यक्ष टिप्पणी के? ठीक है, तो जी अभी जितने भी हम लोग सहभागी है उन लोगों का भी खुद का विचार होगा, कुछ बोलना होगा, तो अभी खुला है। अभी मैं उद्धव जी का हाथ देख रही हूँ। धन्यवाद। 2-3 मंतव्य सुनने के बाद मुझे लगा कि जैसे करामत जी और विजय जी ने नेपाल का 2006 का मूवमेंट का रिजल्ट जो है वो बहुत पॉजिटिव रूप में दिखा है। इसके साथ साथ हम एक तरह से डायलॉग कर रहा है, तो अभी क्या हो रहा है इसके बारे में मंत्री जी ने साफ साफ तो कहा, फिर भी मुझे लगता है थोड़ा और घुस के थोड़ा वो करना चाहिए जैसा लग रहा है। जैसे विजय जी बोल रहा था, हमारे 2006 के मूवमेंट के पीछे एक बड़ा शक्ति माने तो सिविल सोसाइटी का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जब पार्टी बहुत डिवाइडेड था, पार्टी को लोग ने अच्छा तरह से विश्वास में नहीं लिया था, क्योंकि उनका पहले का जो मिस्टेक था, उन्होंने जो मिस्टेक कमिटमेंट किया था, कमिट किया था, उसकी तरह से पार्टी का लीडरशिप के बारे में बहुत सस्पिशियस था। उस समय सिविल सोसाइटी इकट्ठा होके बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें पार्टी का बड़े नेता जैसे जीपी कोइराला, माधव नेपाल अभी का प्राइम मिनिस्टर, उन लोग वहाँ ऑडियंस के रूप में रह के वो उनका भाषण सुनना पड़ा था। इस तरह से नेपाल को मूवमेंट को इकट्ठा किया था। और जैसे इंद्र ने संचालन के वक्त बताया कि 2006 का मूवमेंट, 2006 के जिस तरह का मूवमेंट हुआ जिसमें कम से कम 25% नेपाल के लोग सड़क में आया था राजतंत्र के खिलाफ, इसके पीछे राजा का कू का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनने ऐसा नहीं किया था तो माओइस्ट और पार्टी के बीच में जिस तरह का दरार था, जिस तरह का वो दूरी था, वो कम नहीं होता था। पार्टीज में भी दूरी था, जैसे कांग्रेस का एक फैक्शन और यूएमएल राजा के गवर्नमेंट में गया था और कोई मूवमेंट में था। इस तरह का जो डिवीजन है इसको, और सिविल सोसाइटी में बेसिकली जो मिडिल क्लास में था, एक वो होता है ना डेमोक्रेसी के खिलाफ, जैसे इंडिया में फॉर्मल डेमोक्रेसी को जिस तरह से यहाँ अभी देखता है, कोई कुछ नहीं है, डेमोक्रेसी क्या करता है, इस तरह का जो वो नेपाल में भी था। इसीलिए कभी कभी वो उनको लगता है राजा जो किया है ठीक किया है, उस ऐसे तरह से देख रहा था February 5 से आगे। लेकिन जब February 1 में जो वो हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मीडिया में एक्सेस नहीं है, टेलीफोन में एक्सेस नहीं है, कहाँ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। तो उसके बाद लगा जैसे यहाँ आप इंडिया में जैसे वो इमरजेंसी में हुआ था होगा शायद, तो पता नहीं। उसके बाद नेपाली सब मिडिल क्लास और अपर क्लास को भी लगने लगा कि डेमोक्रेसी इवन इफ इट इज इन फॉर्मल शेप, उसका कुछ मीनिंग होता है। इस तरह से सारे मूवमेंट इकट्ठा होके हम लोग राजा को परास्त मात्र नहीं किया, माओइस्ट को एक तरह से उसमें पीसफुल मूवमेंट में लाया, और पार्टीज भी एक स्टेप आगे जाके अपने आप को वो जो डॉक्यूमेंट्री या स्टेटस को पोजीशन था उससे आगे जाके सब कुछ हो गया, और हम लोग एक प्रकार से सक्सीड किया है। और बाद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अभी जो फॉर्म है वो इस तरह का इंक्लूसिव है जैसे करामत जी और विजय जी ने प्रे किया है। अभी हमारे उसमें पहले एक ही एमपी इलेक्टेड हुआ करता था, अभी हमारा 3-4 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एक ही दलित पीपुल का वोट से जीत के पार्लियामेंट में गया था। लेकिन इस समय 26 दलित तो प्रत्यक्ष इलेक्शन में जीत गया, और दूसरा हमारा जो मिक्स इलेक्टोरल सिस्टम अपना है उसके थ्रू अभी हमारे पार्लियामेंट में 49 दलित है। ओमेन का रिप्रेजेंटेशन सम 34% है, जनजाति का रिप्रेजेंटेशन भी वही 34 के करीब में है। इस तरह की बहुत इंक्लूसिव प्रोसेस में हम पहुंचा है। लेकिन फिर भी अभी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ, वो सक्सीड किया और राजा को खत्म किया, उसके बाद हमारे प्रोसेस में बहुत कमियां दिखाई दे रहा है। जैसे फिर इसमें अभी हम क्या करना पड़ेगा, मुझे लगता है जैसे जिस तरह से नागरिक आंदोलन उस समय था, इसको अब मजबूत करना होगा, क्योंकि वो अभी बहुत फ्रैगमेंटेड हो गया है। पहले जो यूनाइटेड हो गया था और पार्टी को वो रास्ता दिखाता था, अभी वो पूरा
एक तरह से आप बोलेंगे तो वो पार्टी का ही कुछ हिस्सा की तरह मानने लगा है लोग। इसको हम कैसे स्ट्रेंथन करें, ये बहुत प्रॉब्लम, आई मीन बहुत वो इश्यू है। अब दूसरा देखिए, जो पार्टी पहले कमिटमेंट किया था, हम बोल रहे हैं जैसे माओइस्ट ने भी कॉम्प्रोमाइज करके पीसफुल प्रोसेस में आया और पार्टी भी एक स्टेप आगे प्रोग्रेसिव या ये पार्टी इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की तरफ उनने थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। अभी हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात, तो इसमें भी कुछ गड़बड़ हो रहा है। जैसे पार्टीज का लाइन देखे, मैं तो कल और परसों तो ऐसे बहुत अफसोस का बात है ये, जैसे अभी 4 महीना बाकी है कॉन्स्टिट्यूशन वो घोषणा करने का, अभी आके कांग्रेस और यूएमएल में एक लाइन आ रहा है कि वो बोल रहा है स्टेट रिस्ट्रक्चरिंग कमिटी, आई मीन कमिटी बनना चाहिए। ये 2 साल आगे होना था, 2 साल से आगे होना था। अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 4 महीना आगे अभी ये वॉइस आ रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आप लोग सबको पता है, माओइस्ट ने इसके पीछे आप देखेंगे तो माओइस्ट ने इससे 1 महीना आगे करीब उनके आंदोलन के थ्रू यूनिलैटरली स्टेट का रिस्ट्रक्चर कर दिया। तो अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम। तो दूसरा बात, जैसे अभी ये स्टेट रिस्ट्रक्चरिंग जिसको हम लोग हमारे वहाँ सीरियसली ले रहा है, इसमें दोनों तरफ का मैं फॉल्ट देख रहा हूँ। एक तो माओइस्ट ने यूनिलैटरली, जिसके साथ अभी करीब 27% वोट मिला था लास्ट इलेक्शन में, और अभी 38% सीट है उसके साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो बिना नेपाल की संविधान जारी नहीं हो सकता, ये फैक्ट है। फिर भी ये होते हैं, उन्हें यूनिलैटरली अपने तरफ से एक कंसेंसस होना चाहिए, लेकिन यूनिलैटरली उन्हें अपना स्टेट ये होना चाहिए बोल के घोषणा कर दिया उसमें, वो पब्लिकली आंदोलन की तरफ। और दूसरे अभी स्टेट रिस्ट्रक्चरिंग कमिटी का बात हो रहा है, इससे मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में बहुत डिले हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, जैसे आर्मी इंटीग्रेशन बड़ा मामला है अभी हमारा। माओइस्ट के साथ करीब 19,500 उनका फाइटर्स अभी टेम्पोररीली वो कंटेनमेंट में है, उनको इंटीग्रेशन का बड़ा वो होता है। अभी देखेंगे तो एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन से आगे इंटीग्रेशन करके सब कुछ करना था, उस समय हो नहीं पाया। और अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से आगे तो होना ही चाहिए, सबका राय ये है। लेकिन अभी भी देखते हैं आप तो इसमें भी कोई कंसेंसस नहीं है। माओइस्ट चाहता है, कभी बोलता है हमको तो सबको लाना है, फॉर्मल देखे तो अभी बैकडोर में उनका अपना रेडिकल कैडर के साथ प्रचंड बोलता है कि हमको आर्मी में जाना ही नहीं, ये तो हम स्ट्रेटेजिकल वो है, हम आर्मी में जाना नहीं, हमारा तो मूवमेंट सक्सेस करना है, आर्मी में जाने का कोई मतलब नहीं है, जाना है तो सब जाना है, नहीं तो कोई नहीं जाना है। इस तरह से जो लीडरशिप से आता है, इससे भी मुझे लगता है संविधान समय में नहीं आ रहा है। और दूसरा, जैसे कांग्रेस और यूएमएल में भी लोग है जो एक भी माओवादी आर्मी में इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए, इस तरह का वॉइस भी आते रहता है। तो ये दूसरा इश्यू में भी हम कहीं संविधान बनाने से आगे कहीं हमारे लिए डिफिकल्टी होगा कि जैसे मुझे लगता है। और तीसरा बात, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद जो हमने पहले बताया, पार्टी ने जो कमिटमेंट किया था, हम प्रीवियस मिस्टेक को रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है तीनों पार्टी, बेसिकली कांग्रेस, यूएमएल एंड माओइस्ट, अभी की प्लेयर्स है, उन तीनों में सारा अभी पहले का ही वो रिपीट हो रहा है। सत्ता के लिए वो जे भी करना चाहता है, और पार्टी में भी इतना डिवीजन है। यूएमएल में भी फाइट चल रहा है अध्यक्ष और अभी का प्रधानमंत्री का। कांग्रेस में जीपी कोइराला और उनका बेटी और दूसरा फैक्शन का वो ऐसे ही चल रहा है, कौन कैसे पद में जाए। माओइस्ट में भी अभी देखिए प्रचंड, अभी तक वहां का एक डोमिनेंट लीडर लगता है, लेकिन उनका भी अभी रिसेंटली एक आया है, उन्हें बाबूराम को प्रो इंडिया बोल के पार्टी में डिफेंड करना शुरू किया है। इसका मतलब ये है कि उनको भी इनसिक्योरिटी फील हो रहा है, कहीं माधव नेपाल के बाबूराम भट्टराई को प्रधानमंत्री बने तो मेरा क्या हाल होगा। तो इस तरह से जो पार्टी में डिवीजन, इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के उसमें जो जिस तरह का अभी प्रॉब्लम देख रहा है, इसको कैसे सुलझाए, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करे। जैसे हम लोग पीपल टू पीपल रिलेशन का बात करें तो ये बात भी थोड़ा डिस्कस होना चाहिए जैसे मुझे लग रहा है। और तीसरी बात, अभी ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, जैसे हम पीपल टू पीपल बात भी कर रहा है, तो अभी देखिए तो हमारे पीपल इंडिया और नेपाल में, उधर नेपाली लोग इंडिया को फ्लैग को अपने वो जूते में वो करके प्रोटेस्ट कर रहा था माओइस्ट का अपना बैनर में, और यहाँ इंडिया में भी इसी तरह से नेपाल के अगेंस्ट में, नेपाल की माओइस्ट के अगेंस्ट में प्रदर्शन हो रहा है।
तो अभी हमारे नेपाल में आप देखेंगे तो जो इंडिया को सबसे गाली देगा वही राष्ट्रवादी हो जाएगा। ये पहले से, मैं बीपी का अभी पढ़ रहा था, 17 साल के बाद भी जैसे वो वापस जाने का वो कर रहा था, राजा से समझौता करने में, उस समय भी उनने ये बोला था हमको। तो वो जब जाने का निर्णय कर रहा था, उनने कहीं लिखा था कि अरे नेपाल में तो बोल रहा है कि हम जितना इंडिया को गाली दे उतना ही तुमको एक्सेप्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से जो हो रहा है, और नेपाल के लोग अभी भी डर रहा है। जैसे मैंने कल भी कहा था, एक देश का फ्लैग को आप इस तरह से वो तो नहीं कर सकता है ना, इसके लिए नेपाली लोग भी बोलना चाहिए। लेकिन नेपाल में ये अभी तक मैं नहीं देख रहा हूँ। इससे पीपुल टू पीपुल रिलेशन में कहीं कमी आता है जैसा मुझे लगता है। इन्हीं बातें हैं, और तो ज्यादा लोग बोलना भी है मुझे लगता है। अभी इसी में स्टॉप करता हूँ। धन्यवाद। करामत भाई जा रहे हैं, तो करामत भाई को किसी को कुछ कहना हो तो कह लीजिए। आप कहना चाह रहे हैं? 5 मिनट बैठे। साथियों, धन्यवाद देना चाहता हूँ विजय प्रताप जी को कि अवसर आप सबसे मुलाकात का उन्होंने उपलब्ध कराया। मैं अभी जम्मू से आ रहा हूँ, और जम्मू के अंदर वहाँ पर एक पीस कॉन्फ्रेंस था, उसको लेकर के आ रहा हूँ। और करामत भाई को इसलिए रोका कि वहाँ पर एक 10-11 मई को श्रीनगर के अंदर एक इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस साउथ एशिया के लेवल के ऊपर करना चाहते हैं। वहाँ के कुछ साथी, वो वहाँ पर तय हुआ। फारूक अब्दुल्ला भी वहाँ पर थे, और जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। तो मैंने सोचा कि आपके जाने के पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। वैसे हम आपको लिखत पढ़त के अंदर सब भेजने का काम करेंगे, लेकिन ये है कि ये प्रक्रिया चल रही है, और वहाँ पर भी सभी साथी ये मानते हैं कि सरकारों की अपनी सीमाएं हैं, मजबूरियां हैं, सत्ता में रहने के तौर तरीके सब जगह पर हैं, और उसके चलते जो भी कुछ हासिल होना है वो जनता के स्तर पर जो सहयोग बनेगा उसी के आधार पर ही वो संभव है, और इसलिए इस दिशा में बढ़ना आगे जरूरी है। नेपाल के संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग एक भूटान सॉलिडरिटी ग्रुप के साथ में काम करते हैं, और हम लोगों ने जो भूटानीज जो लोग लगभग 1.5 लाख रिफ्यूजीज जो वहाँ पर रह रहे हैं बहुत लंबे अरसे से, उसको लेके कई सालों से 10-12 साल से लगातार वहाँ पर जाते भी हैं, और उसके लिए हिंदुस्तान में भी कुछ करते हैं, नेपाल में भी जाके करते हैं। हमें उसमें देखने में ये आया है कि शुरू से ऑफिशियली नेपाली कांग्रेस ने भी और माओइस्ट जो लोग हैं सभी लोगों ने वहाँ पर उनकी गरिमापूर्ण सुरक्षित वापसी होनी चाहिए, और भारत सरकार ने उनको जिस तरीके से लेके आया था उसी तरीके से वापस ले जाने का उनको अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ये बात बार बार आती है, और लगभग नेपाल के सभी राजनीतिक दलों के अंदर कॉन्सेंसस है, कम से कम अखबारों के अंदर इस बात को लेकर कॉन्सेंसस है कि ये काम होना चाहिए। लेकिन जब भी जिसका अवसर आया है उसने सरकार के समय, चाहे वो नेपाली कांग्रेस अकेले उसने सरकार चलाई हो, या फिर बीच में माओइस्ट आए उन्होंने सरकार चलाई हो, या अभी की जो स्थिति हो, सभी लोगों ने अमेरिकन फॉर्मूले को मानना पसंद किया है। और वहां के जो लोगों का वास्तव में जो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कि एक्साइल के अंदर काम करती हैं कि वापस वहां पर जाएं और भूटान के अंदर वहां पर चुने, मतलब एक तरीके से चुनाव हो, लोकतांत्रिक एक फार्स तो हुआ है वहां पर, एक किस्म का चुनाव हुआ है। आपको मालूम है उस पूरी प्रॉब्लम के बारे में, आप जानते होंगे कि एक रेशियल इशू है, नेपाली स्पीकिंग जो लोग हैं उनको हटाने का काम हुआ है। तो मैं ये इस अवसर पे कहना चाहता हूं कि अगर लोकतांत्रिक ताकतें मजबूत वहां पर होती हैं तो फिर भूटानी रिफ्यूजीज का जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करने के अंदर मदद हम लोगों को मिलती है। आज की जो परिस्थिति है नेपाल के अंदर वो बहुत ज्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम लोग जो समाजवादी सोच के लोग हैं, शुरू से उन्होंने पहले राणाशाही के खिलाफ में, फिर राजा के खिलाफ में एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वहां पर डेमोक्रेटिक मूवमेंट को सपोर्ट करने का काम किया। और सभी लोग ये जानते हैं कि पूरा जो वीपी कोइराला जी थे वो एक तरीके से यहाँ के हिंदुस्तान के सोशलिस्ट मूवमेंट का एक हिस्सा भी थे, और एक समय में जब वहां पर सशस्त्र क्रांति चली थी तब भी उसको सपोर्ट करने का काम
यहाँ से हुआ था। तब से लेकर के अब तक लगातार जो हिंदुस्तान में इस तरीके की ताकतें हैं, लोकतांत्रिक समाजवादी जो ताकतें, वो लगातार सहयोग करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जिस स्तर के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हैं वो सभी लोगों के लिए दुखद है, जिस अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। क्योंकि ये सोचा ये गया था कि एक बार जब जो प्रचंड है उनके हाथ में जब एक बागडोर आई है तो वो सब कुछ मामले को सुधारने का अपने हिसाब से काम करेंगे, और एक जो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म होगा, लेकिन उस तरीके के नतीजे नहीं निकले। उसके अंदर भारत सरकार का भी जो एक बिग ब्रदर का जो एटीट्यूड था या उसमें एक हस्तक्षेप करने का जो मसला था, वो भी एक उसने भी अहम भूमिका का निर्वाह करने का काम किया। लेकिन हम लोग जिस डायलॉग की बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, तो ये सही है कि भारत के लोगों की, भारत की सरकार की बहुत बड़ी भूमिका वहां पर रहती है, जबकि संप्रभु राष्ट्र है, वहां पर स्वयं सब कुछ डिसाइड होना चाहिए। लेकिन जिस स्तर के ऊपर डायलॉग से नतीजा निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा है, ये बात भी सभी जानते हैं, और उसका रिपरकशन हिंदुस्तान में भी आ रहा है। मैं ये आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि जब माओइस्ट लोगों ने जब एक हिंसा को छोड़ने की घोषणा की थी, मेन स्ट्रीम में शामिल होंगे और हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करेंगे, तो फिर यहाँ पर जो माओवादी हैं और जो नक्सलवादी हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक दबाव बना था, एक मॉरल ये दबाव बना था कि भाई अगर नेपाल के अंदर ये काम हो सकता है तो हिंदुस्तान के अंदर उस तरीके की हिंसा को छोड़ने की बात क्यों नहीं की जाती। लेकिन बार बार अभी फिर उस तरीके की संभावना बनी है कि एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, और ये उससे भी ज्यादा दुखद ये है कि एक एंटी इंडियन फीलिंग्स को जो है डेवलप करके वहां पर पॉलिटिक्स करने का काम लगातार वहां पर चलता है, और जिसके संबंध में ऑफ एंड ऑन अलग अलग किस्म के बयान जो है माओइस्ट लोगों के भी वहां पर आते रहते हैं। उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं क्योंकि उन्हें नेपाली कांग्रेस से लड़ना है, और नेपाली कांग्रेस के अपने संबंध भारत और भारतीय राजनीतिक दलों के साथ में जग जाहिर हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के साथ में रिश्ते बिगाड़ करके कोई फोर्स बहुत स्टेबल नेपाल नहीं दे सकती। ये बात एक तरीके से लोगों के बीच में एक भावना बनी हुई है। तो हम सभी लोग उस प्रयास में हैं, जो प्रयास सेंटर की तरफ से चल रहा है, उस प्रयास को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक बार मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस पूरी प्रोसेस को और सब लोगों को और ज़्यादा आज की स्थिति को समझने का यहाँ पे अवसर दिया। धन्यवाद। शुक्रिया। आप जो कर रहे हैं श्रीनगर में कॉन्फ्रेंस, तो बस ये ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान से जो लोग आएंगे उनको श्रीनगर जाने का वीज़ा मिलेगा या नहीं, पहले आप पता कर लें, क्योंकि नॉर्मली मिलता नहीं है कश्मीर में जाने का। वो जो बगैर वीज़े के आते हैं उधर से वो आ जाते हैं बाकी लोगों को नहीं मिलता है। तो ये पहले आप देख लीजिए इंतजाम करने से पहले, और हम लोग फारूक जी को बनाया गया है कि वो ये सुनिश्चित करें कि आप लोग पहुंच पाए। करामत जी जाएं उसके पहले एक निवेदन मेरे मन में है। मुझे लगता है कि जिस पूरे साउथ एशिया के साझेपन की बात जन आंदोलनों के और सामाजिक आंदोलनों के नेता आप लोग करते रहे हैं, उसमें एक जो महत्वपूर्ण पड़ाव पिछले दशक में आया है वो वर्ल्ड सोशल फोरम है। और मेरे जैसे कार्यकर्ता की जो साझी समझ बनी है पूरी साउथ एशिया के बारे में, क्योंकि अपने अपने मुल्कों में जो सीमाओं की प्रमुखता है और भारत को अलग देखना, नेपाल को अलग, पाकिस्तान को अलग, उससे ऊपर निकलने में जो कार्यकर्ता समाज को मदद की है वो वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रोसेस ने की है। वो चाहे एशिया सोशल फोरम हैदराबाद का रहा हो, या वर्ल्ड सोशल फोरम मुंबई का रहा हो, या बॉर्डर सोशल फोरम जो बाघा में हुआ था वो रहा हो, या कॉन्टिनेंटल फोरम जो पाकिस्तान में हुआ है वो रहा हो, और या जो पूरा वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रोसेस की बहस चल रही है। तो मुझे लगता है कि अगर पूरे साउथ एशिया में, हाँ नेपाल में जो मीटिंगें हुई, हाँ वो मीटिंगें जिस तरीके से प्रोसेस के रूप में वहां हुई हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे साउथ एशिया में अगर एक साझी लोकतांत्रिक प्रक्रिया साउथ एशिया की मजबूत करनी है, क्योंकि सभी देशों में जो लोकतंत्र की हालत है वो हमने आप सब लोगों से ही सीखा समझा है, तो उस बहस को ज्यादा व्यापक और ज्यादा सघन बनाने में WSF का एक महत्वपूर्ण रोल है। और क्योंकि आप WSF के प्रमुख लोगों में से रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप भी हैं, विजय जी भी हैं, सुनीलम जी का भी एक समय में WSF से रिश्ता रहा है, बाकी लोगों का भी रहा है,
तो पूरे साउथ एशिया में जिस लोकतांत्रिकता की बात हम लोग कर रहे हैं, जिस साझेपन की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए कैसे WSF की प्रोसेस मजबूत हो पूरे साउथ एशिया के स्तर पर, हर राष्ट्र के स्तर पर और राष्ट्र से नीचे के स्तर पर भी, क्योंकि यूरोप में तो लोगों ने डिस्ट्रिक्ट फोरम और शहरों के फोरम, डिस्ट्रिक्ट्स के फोरम, और जो अभी वेलम में शायद आप होंगे, उद्धव भी हमारे यहाँ से वेलम में थे, तो जिस तरीके से पूरा ब्राजील और पैना, ये जो आपका अमेजोनिया के लोगों ने जिस तरीके से संगठित होकर के वहाँ के जंगल के आंदोलनों का, वहाँ के खेती के आंदोलनों का, वहाँ के आदिवासियों के आंदोलनों का, वहाँ के ट्रेड यूनियंस का, लेबर यूनियंस का जिस तरीके से प्रतिनिधित्व किया और पूरे दक्षिण अमेरिका में एक तरीके का साझापन खड़ा किया, वो महत्वपूर्ण है आंदोलनों की नजर से। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस दिशा में थोड़ा और सक्रिय होकर के काम करेंगे तो इस तरह के आंदोलनों को और इस तरह की बातचीत को मदद मिलेगा। क्योंकि आप जा रहे हैं इसलिए मुझे लगा कि मैं मौके का इस्तेमाल करके आपके, ये सब आपके ध्यान में है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी नेताओं से अर्ज करने का मौका मिलता है तो मैं वो अर्ज कर रहा हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया। एक तो ये कि साउथ एशियन सोशल फोरम करने का प्लान है, डिले हो गया थोड़ा, लेकिन इस साल में करने का है और अभी बांग्लादेश में उसके लिए मीटिंग होनी है। लेकिन दूसरा जो प्रोसेस साथ चल रहा है वो साउथ एशिया में वो पीपल्स सार्क का है, और पिछले साल बहुत बड़ा जो है वो कोलंबो में हुआ और पहली बार वहाँ मिलकर लोगों ने ये बात की कि अब हमें एक साउथ एशियन पीपल्स यूनियन की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हम अटक गए हैं अपने अपने नेशनलिस्टिक मसलों में। तो जब भी हम बैठ के सोचते हैं कि आप इंडियन होके सोचें, मैं पाकिस्तानी होके सोचूं, तो ये तो एक डेडलॉक से हम शुरू ही कर रहे हैं। तो इससे हम लोगों को निकलना होगा और हमारे पास एक कॉमन हमारी आइडेंटिटी है जो साउथ एशियन है, तो उसको हम प्रिविलेज करें। क्योंकि अगर आप देखें जो अंग्रेजों के खिलाफ भी हमारी लड़ाई थी, तो हम एक्चुअली हिंदुस्तान उस वक्त तो साउथ एशिया ही था, तो वैसे कोई ऐसा हिंदुस्तान एग्जिस्ट नहीं करता था, लोगों ने उसको बनाया, एक अपनी आइडेंटिटी ऐसी ऊपर बनाई कि फिर हम लड़ सके उनके खिलाफ। तो अभी भी वही जरूरत है। अब जो अंग्रेजों के छोड़े हुए एजेंट यहाँ बैठे हैं, उनके खिलाफ अगर आपने लड़ना है तो फिर आपको एक ऐसी आइडेंटिटी बनाने की जरूरत है। तो उसको भी साथ साथ पैरेलल हमें चलाना चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वर्ल्ड सोशल फोरम के प्रोसेस को हमें अपने इस रीजन में बहुत डीपन करने की जरूरत है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम सारे साउथ एशियंस का ये है कि हम बड़े इवेंट ओरिएंटेड होते हैं। जब इवेंट हो रहा होता है तो हम बड़े जोरों शोर से उसमें शामिल हो जाते हैं, प्रोसेस करने में हम लोग थोड़ा ढीले हैं। तो अभी आप देखें, इस वक्त अजीब बात है, अभी ये पिछले पूरा हफ्ता जो है वर्ल्ड सोशल फोरम के इवेंट बहुत जगह होते रहे, लेकिन पूरे साउथ एशिया में किसी जगह कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने कहीं सोशल फोरम नहीं किया। तो बाकी जो लाखों लोग उसमें शामिल हो रहे थे, किसी को भी ये ख्याल नहीं आया कि ये हफ्ता हो रहा है हम कुछ करें। कुछ नहीं तो बैठ के सोचे ही कि भाई कुछ गलत हो गया है क्या, हम क्यों उसको अपने रोजमर्रा काम का हिस्सा नहीं बना सकते। तो लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, इसको करना चाहिए। और अभी अप्रैल में जो है वो पीपल्स सार्क का हम लोग प्लान कर रहे हैं, या तो काठमांडू में करेंगे बड़ा, क्योंकि ऑफिशियल समिट जो है वो भूटान में हो रही है। वरना अगर हिंदुस्तान की हुकूमत ने सबको वीजा देने का एग्री किया तो ख्याल ये कि हम कलकत्ते में करें, तो फिर थोड़े बहुत लोग भूटान जा सकेंगे, क्योंकि भूटान में अभी वहाँ कोई लोकल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो वहाँ कुछ करें। ज्यादातर लोग जो एक्टिव हैं वो एक्साइल में हैं, जैसे इन्होंने बताया अभी। तो लेकिन ये एक बड़ा इवेंट होगा और उसमें 2-3 बहुत अहम बातें उठाई जा रही हैं। एक तो ये है कि इस पूरे साउथ एशिया में हम अपनी गवर्नमेंट्स को फोर्स करें कि वो नो वॉर पैक्ट करें, आपस में जंग को निकालें, हमारी डिस्कशन में से जंग को निकाल देना चाहिए। अब विद्या जी बैठी हैं डिफेंस मिनिस्टर, तो ये फौज की देखभाल करती हैं, लेकिन हम लोगों को जो है ये फौज के काम को निकालना चाहिए अपनी इक्वेशन में से, और नो वॉर पैक्ट होना चाहिए। ये यहाँ जितने 2 मुल्कों ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हुए हैं इनको खत्म करना चाहिए, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स में 10% हर साल कमी करें। हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी की जरूरत है। ये 3-4 बेसिक डिमांड्स हैं जिस पर हमें एग्रीमेंट बना के साउथ एशिया में मोबिलाइजेशन करना चाहिए।
और हम लोग पिछले दिनों काठमांडू में थे तो किसी साहब ने बहुत अच्छा सजेशन दिया। ये बात बहस चल रही थी कि ये माओइस्ट जो हैं उनको फौज में इंटीग्रेट कैसे किया जाए। तो एक साहब आए हुए थे मलेशिया से, उन्होंने खड़े होकर सवाल किया, हमारे बहुत से साथी तीनों बड़ी पार्टियों के लीडर भी थे वहां, उन्होंने कहा भाई आप लोग को बहुत अच्छा मौका है नेपाल में कि आप फौज को खत्म कर दें। आखिर आपको फौज की क्या जरूरत है? आप चीन से नहीं जंग कर सकते, आप हिंदुस्तान से नहीं कर सकते, आप अपनी एक लोकल पुलिस फोर्स बनाइए और अब इस खित्ते में फौज के खात्मे में भी आप लीड लें। अभी शायद वो हो नहीं सकता है, लेकिन हम लोगों को बढ़ने की जरूरत है कि साउथ एशिया को हम इकट्ठा करें। मुल्क रहें आपके, लेकिन इनके बॉर्डर्स को जो है वो बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाना चाहिए, लोगों के लिए खुल जाने चाहिए। 2-2.5 करोड़ मजदूर हैं इस वक्त साउथ एशिया में जो घूम रहे हैं और इन बॉर्डर्स को नहीं मानते हैं। वो नेपाल से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, काम कर रहे हैं हर जगह। और हमारी जो करप्ट बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो उनकी इनकम का आधा उनसे छीन लेती हैं, रिश्वत लेती हैं। लेकिन ये हो रहा है तो इसको हमें ऑफिशियली करना चाहिए कि तमाम लोगों का ये राइट होना चाहिए साउथ एशिया में जहां भी जाएं, काम करें, रहें, वहां उनको वर्क परमिट मिले, वो साउथ एशियन सिटीजन बन जाए। तो इस तरफ हम दोनों को लेके चल सकते हैं, सोशल फोरम को भी और पीपल्स आर्ट को भी। थैंक यू। दोस्तों, करामत भाई ने पहले ही कहा था कि उनको जल्दी जाना होगा। हम बहुत धन्यवाद दी हैं कि वो 12 की बजाय 12:30 तक रुके हमारे साथ। और विद्या जी का भी आज अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से 2 बजे, तो थोड़ा सा हम पूरे उसमें जैसे 1:30 का अपन ने सोचा था उसकी बजाय खाना 1:45 के आसपास खाने के लिए सत्रावसान करेंगे। और अब अध्यक्ष जी की टिप्पणी के लिए 5 मिनट और विद्या जी के जवाबों के लिए 5 मिनट और आपके लिए अब सिर्फ 5 मिनट हैं अपने सवालों के लिए। जैसे उद्धव जी ने अपना विश्लेषण रखा, वो बात हम खाने के बाद आके उस पर दोबारा से चर्चा कर सकते हैं। अभी सिर्फ प्रश्न अपने रख दें और एक साथ रख दें और विद्या जी उनका जवाब देंगी और फिर अध्यक्ष जी विद्या जी का धन्यवाद और अपनी टिप्पणी करेंगे। फिर हम लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद खाने के बाद एक बार यहाँ पर सवाल था कि आज का डिस्कशन रेडिकल नाम असित है रेडिकल डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। जब हम ये रेडिकल और डेमोक्रेसी की अवधारणा बहुत नई है, पिछले 20 साल से ही चल रहा है। पहले तो हम लोग अलग अलग सोशलिस्ट डेमोक्रेसी वगैरह की बात करते थे। रेडिकल डेमोक्रेसी के स्टेज को हासिल करने, जहाँ तक मेरी समझ है कि रेडिकल डेमोक्रेसी का मतलब बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेसी होता है जो समाज के हर तबके, जिसमें अलग अलग किस्म के आइडेंटिटीज के भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो नेपाल में रेडिकल डेमोक्रेसी के स्टेज तक पहुंचने के लिए तो बहुत सारे हिस्टोरिकल कॉन्स्टेंट्स होंगे, स्ट्रक्चरल बैरियर्स होंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप नेपाली सोसाइटी की, ओवरऑल सोसाइटी की, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शंस क्या क्या मानते हैं आप? और कोई सवाल? माइक पर। सवाल ये मेरा आपके सामने जो कहा गया है कि जो जीत हुई है उसको लीगलाइज और इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म देने का प्रयास नेपाल में हो रहा है। 60 साल पहले हमने भी एक मूवमेंट को लीगलाइज और इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म को की है। उस 60 साल के जो अनुभव है, उस लीगलाइज इंस्टीट्यूशनल फॉर्म को देने के बाद जो नहीं हुआ है और जो हो पाया है
उसकी पहले करते, उसके एक्सपीरियंस को क्या आप नोट कर रहे हैं, और जो हमने गलतियां की हैं उस लीगलाइजेशन के बाद, जो इंस्टीट्यूशनलाइज के बाद जो प्रयास हुआ है, उसकी जो कमियां रही हैं उसका भी आप ध्यान रखेंगे, और क्या है आप महसूस करते हैं उसके बारे में आपको बता दें। जो सवाल जो यहाँ आंखों के अनुभव की बात कर दी, हम लोगों का अनुभव जो है वो ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर सोशलिस्ट मूवमेंट का सेगमेंटेशन हुआ, वहाँ पर नेपाली कांग्रेस का हुआ, और उसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई, और वही सेगमेंटेशन अलग अलग लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज में वहाँ पर भी दिखलाई देता है, जिसके अंदर संगठन से जो नेता है, व्यक्ति है, वो बड़ा हो जाता है। तो ये जो अनुभव है, इसके ऊपर भी अगर कुछ आप टिप्पणी करना चाहें तो। सब चीज पब्लिक में कराएंगे आप लोग। इस पे औपचारिक कुछ पहल के लिए कितना समय लग सकता है? पीपल टू पीपल पे यहाँ के आंदोलन समूह, बौद्धिक पार्टियों के लोग अपनी निजी हैसियत में, या पार्टी भी ऐसे किसी साझे दक्षिण एशियाई मंच में, या भारत नेपाल, तो उसके बारे में 4-6 महीने में आपकी पार्टियों कितना समय लगेगा सब पार्टियों में बात करके और उस पर कुछ एक राय बनाने? इंग्लिश इसमें मतलब जैसे हिंदी बोलती हैं, बहुत अच्छे बोल रहे हैं। नेपाली में ठीक है। हाँ, जो आप ठीक समझ। उद्धव जी अनुवाद कर। इंदिरा जी हैं। मैं भी कर सकता हूँ। पहिलो कुरा त जुन यो रेडिकल डेमोक्रेसीको बारेमा यहाँ कुरा उठेको छ र त्यसको लागि व्यवधानहरू के हुन सक्छ भन्ने कुरामा मलाई के लाग्छ भने, एक त रेडिकल डेमोक्रेसी भनेर जुन रेडिकल डेमोक्रेसीको बारेमा हामी जुन फोरम बनाउन खोजिराखेको छौँ, अब त्यो चाहिँ नयाँ नै छ। यो अहिले त्यो के भने पूर्व अभ्यास मात्रै भइरहेको छ। त्यसको के हो त प्रावधान, रेडिकल डेमोक्रेसीका प्रावधानहरू के हुन् भनेर हामीले अहिले नयाँ परिस्थितिमा त्यसको त अब रेडिकल डेमोक्रेसी भनेपछि हामी कि त अब त्यो आमूल परिवर्तन, क्रान्तिकारी परिवर्तन, हिजोका जुन मान्यताहरू हुन् र त्यसमा हामी गयौँ भने अब त्यसको आफ्नै खालको चाहिँ परिभाषा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा फेरि अर्को छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मेरो बुझाइमा के छ भने, रेडिकल डेमोक्रेसीको हामी जुन कुरा गरिराखेको छौँ त्यसलाई चाहिँ एउटा समय परिधिमा तर कम्प्रोमाइज नगरिकन, बिना सम्झौता हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यसको निमित्त हाम्रो खास गरेर हाम्रा जुन परम्परागत सोच हुन्, ती परम्परागत सोचहरू हाम्रो कति अब धार्मिक क्षेत्रमा आएका पुरातन पन्थी मान्यताहरू, समाजमा रहेका हाम्रा कतिपय रीतिरिवाजहरू र जुन आर्थिक सम्बन्ध छ, जनताको जुन आर्थिक सम्बन्ध, आर्थिक स्वतन्त्रता चाहिँ नेपाली जनताले इन्जोय गर्न पाइरहेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहेका अहिलेको परिवेशमा, मैले बुझ्दाखेरि अहिलेको परिवेशमा चाहिँ यो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा र कतिपय परम्परागत रूपमा रहेका जुन सोचहरू हुन् र जुन प्रावधानहरू हुन्, एक त सोचका कुरा छन्, अर्को कुरा प्रावधानका कुरा छन्। यी कुराहरू नै हाम्रो मुख्य बाधा हो भन्ने मलाई लाग्छ।
राजनीतिक रूपमा त हामीले एउटा जुन फड्को हामीले मारिसकेका छौँ, यसलाई चाहिँ अब संवैधानिक ढङ्गले हामीले स्थापित गर्न सक्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्र अक्षुण्ण रहनेछ। मलाई पुरा विश्वास छ जुन हामीले राजतन्त्रको अन्त्य गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हामीले चाहिँ स्थापना गरेका छौँ। हामीले बहुदलीयतालाई स्वीकार गरेका छौँ र बहुलवादलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि बहुदलीयता बहुलवादलाई स्वीकार गरिसकिसकेपछि त्यसको मान्यताभित्र रहेर जुन आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरा नै हाम्रो लागि चाहिँ मुख्य बाधाको रूपमा रहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। जी, हम जो अभी नया परिवेश में है और हमारा जो पहले का पुराना सोच है और आर्थिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में और जो हमारा रीति रिवाज है पहले से वो ही अभी हमारा ये रेडिकल डेमोक्रेसी जो कंसेप्ट है उसके लिए बहुत बाधक के रूप में मैं समझती हूँ। और जो अभी का परिवर्तन है उसमें हम लोग हाँ, अभी जो परिवर्तन है उसी के हिसाब से उसी के अनुकूल होने मतलब अनुकूल बनाने के लिए हम लोग ने सोचना पड़ता है। तो इसके हिसाब से भी हम लोग राजनीतिक रूप में तो हम लोग बहुत बड़ा उपलब्धि गेन किया है। तो इस राजनीतिक रूप में तो हमने इसको संविधान को एक लीगल फ्रेमवर्क में बनवाने के ही एक कठिनाई है। इसके अलावा इतनी बड़ी कोई कठिनाई नहीं है। तब भी जो वो हमारा ये हमने बहुत बहुलवाद को एक्सेप्ट किया है और ये जो बहुलवाद को एक्सेप्ट किया है और बहुदलीयता को एक्सेप्ट किया है। और इसके अलावा जो ये है इसी प्रोसेस में हम लोग चलेंगे तब भी हमारा ये रेडिकल डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम के रूप में यही हमारा पुराना मतलब पहले का सोच पुराना सोच और रीति रिवाज और उससे क्रिएट जो हुआ है वो आर्थिक संबंध पीपुल के साथ और धार्मिक जो पुरातनवादी सोच है यही हम बाधक के रूप में समझते हैं। र अहिलेको परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका जुन राजनीतिक दल छन्, राजनीतिक दलहरू ६५-६३ को जनआन्दोलन अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा यिनीहरू परिवर्तित छन् भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा पार्टी बाहेक यथास्थितिवादी सोच राख्ने संस्थागत रूपमा कुनै पनि पार्टी छैन। मात्र एउटा पार्टी छ जसले चाहिँ राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गर्ने त्यस्तो प्रतिगमनकारी चाहिँ सोच राख्छ। नत्र भने अहिले अरू पार्टीहरू त्यो प्रोग्रेसिभै उनीहरू सबै प्रोग्रेसिभ सोच राख्छन् भन्ने मेरो विश्लेषण छ। अभी हमारे साथ जितने भी राजनीतिक दल है वो सारा दल नेपाली कांग्रेस लगायत दल परिवर्तित हो गया है। तो हमारे साथ एक ही दल है जिसने यथास्थिति को मानता है और जो राजा को फिर भी स्थापित करवाना चाहता है। शायद उनने राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी कमल थापा के नेतृत्व जो कर रहा है उसी पार्टी की बात कर रही है। तो त्यस्तो निरङ्कुशता र अधिनायकवादको खतरा पुरानो शक्तिबाट भन्दा पनि अहिले जुन क्रान्तिकारिताको नाममा उदय भएको शक्ति छ, उग्रपन्थी शक्ति, हामी उग्रपन्थी वामपन्थी नै भनेर भन्छौँ। माओइस्टले अहिलेको समय अनुसार आफूलाई
एउटा डेमोक्रेटिक शक्तिको रूपमा रूपान्तरण गरेन भने यसको कारणले गर्दाखेरि निरङ्कुशता अथवा अधिनायकवादको जन्म हुन सक्ने खतरा पनि नेपालमा छ। यो कुरालाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। अभी जो निरंकुशता और अधिनायकवाद को खतरा, मतलब जो खतरा है वो पुराना कोई शक्ति बाटो नहीं है, उससे उसके क्या बोलते बजाय क्रांतिकारी नाम का जो खुद को जो क्रांतिकारी बोलते हैं, उन्हीं के जो उग्र एक्टिविटीज है उन्हीं के तरफ से डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया है। तो इसको हम लोग नजरअंदाज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इसी हिसाब से नेपाल में फिर दूसरा तरह का निरंकुशता का जन्म हो भी सकता है। निरङ्कुशतालाई सदाको लागि अन्त्य गरेर हामीले सोचेको जुन एउटा चाहिँ अक्षुण्ण प्रजातन्त्र, जनताको प्रजातन्त्रलाई स्थापना गर्नको निमित्त हामीले प्रजातन्त्रलाई प्राप्त गर्ने बाटोको रूपमा पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो चाहिँ मेरो आफ्नो मान्यता हो। निरंकुशता को अंत्य के लिए और लोकतंत्र को स्थापना करने के लिए हम लोगों ने लोकतांत्रिक एक्सरसाइज को ही फिर अभ्यास करना है। मुझे पर्सनली यही लगता है। मैले यो किन यहाँ राखिराखेको छु यो कुरा भने, कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टी सैनिक संगठनको तागतमा अथवा सैनिक संगठन के भन्छ सैनिक संगठन जसरी जो अगाडि बढ्छ भने पोलिटिकल पार्टी र सैनिक संगठनको बीचमा धेरै चाहिँ फरक हुन्छ र देशमा राज्यमा जुन शासन प्रशासन र सुरक्षाको मेकानिजम हुन्छ त्यो चाहिँ राज्यमा हुन्छ र पोलिटिकल पार्टी चाहिँ पोलिटिकल एउटा डेमोक्रेटिक पोलिटिकल पार्टीको रूपमा नै अगाडि बढ्नुपर्छ। मैंने इस बात को यहाँ पर क्यों रख रही हूँ कि लोकतांत्रिक पार्टी जब तक पार्टी के साथ सैनिक संगठन होता है और सैनिक एक्टिविटीज होता है, वो लोकतांत्रिक पार्टी बन नहीं सकता है। और जितने भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है वो स्टेट के साथ रहना चाहता है, रहना जरूरी है। तो पॉलिटिकल पार्टीज और सैनिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का बीच भी कुछ भेद है, इसको स्थापित करना है। त्यसैले हाम्रो नेपालमा अहिले चाहिँ मुख्य एउटा पूर्ण लोकतान्त्रिक मान्यता र पूर्ण लोकतन्त्रलाई स्थापना गर्नको निमित्त पार्टीसँग भएको जुन एउटा चाहिँ सैनिक सोच हो र सैनिक संगठन हो, त्यसलाई चाहिँ परास्त गर्नु जरुरी छ। नेपाल में पूर्ण लोकतांत्रिक मान्यता स्थापना के लिए अभी जो सैनिक संगठन है पार्टी के साथ उसको हटवाना जरूरी है। र पूर्ण लोकतन्त्रमा नै जनता नै त्यो तागत हो जसले चाहिँ समाजमा उथलपुथल त्यस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यसैले जनताको मतमा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो आधारहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले यो अहिलेको अवस्था भनेको हाम्रो संक्रमणकालीन अवस्था हो। हिजो हामीले एउटा चाहिँ राज्यसँग लड्दाखेरि हिजो हामी जुन एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट हामी गइरहेको थियौँ र बीचमा हामीले चाहिँ अब सैनिक अभ्यासमा लागेको शक्तिसँग पनि सम्झौता गरेर
परिवर्तन ल्याएको हुँदाखेरि अब त्यो सैनिक ताकतमा जो विश्वास राख्ने शक्ति हो उसलाई चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्न कठिनाई भएको अहिलेको अवस्था चाहिँ त्यो हो। जनता ने ये शक्ति है जिसने परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन करवाता है, और वो उस परिवर्तन करवाने और करने के लिए जनमत में विश्वास रखना जरूरी है। जनमत ही परिवर्तन के लिए आधार है। और जो स्टेट में जो सैनिक शक्ति है और जिसने सैनिक शक्ति के थ्रू राजनीति किया है, उन लोगों को भी ये जनमत को विश्वास करवाना जरूरी है। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आपसे आग्रह। 2-3 मिनट विद्या जी को जाना है और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। 2-3 चीज़ें जो यहाँ सब लोगों को सुनने के बाद मुझे लगती है वो ये कि नेपाल के मामले में हम थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेशराइज करना चाहते हैं। जो इस समय वहाँ काम कर रहे हैं, जो सरकार काम कर रही है, विद्या जी काम कर रही हैं, उनको हमें थोड़ा मौका देना चाहिए। हम हर चीज़ के तुरंत हल चाहते हैं, वो हल इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। पिछले 4-5 सालों में नेपाल में इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ है कि वहाँ कंसोलिडेशन की प्रोसेस को अगर थोड़ा टाइम नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम चाहते हैं कि वहाँ एंटी इंडियन फीलिंग नहीं हो, और ये चीज़ हम बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से अपेक्षा नहीं करते, हम नेपाल से अपेक्षा करते हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ संविधान तुरंत बन जाए जादू के पिटारे की तरह। 60 साल हो गए आज़ादी को हमारे यहाँ, पर हमारे यहाँ संविधान अभी पूरी तरह लागू नहीं है। बांग्लादेश में 40 साल हो गए क्रांति को, और वहाँ हम देख रहे हैं कैसी हालत है। श्रीलंका में कैसी हालत है। हम नेपाल के प्रति ये जो एक बिग ब्रदरली एटीट्यूड है उसके साथ क्यों चलना चाहते हैं कि हम नेपाल के बड़े भाई हैं, नेपाल में ऐसा होना चाहिए। मतलब भारत में बैठ के नेपाल की बात करना और नेपाल में शांति हो जाए, स्थापना हो जाए, एंटी इंडियन फीलिंग नहीं हो, संविधान लागू हो जाए। मैंने चिदम्बरम से पूछा कि भाई ये वहाँ के माओइस्ट अगर सरकार में आ सकते हैं, आने की इच्छा रखते हैं मेन स्ट्रीम में, तो यहाँ के माओइस्ट क्यों नहीं आ सकते? आप माओवादियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ के माओवादियों ने वहाँ के माओवादियों को खारिज कर दिया है, क्योंकि दोनों के वेस्टेड इंटरेस्ट अलग अलग हैं। मतलब वहाँ के माओवादी मुझे शायद ज्यादा ईमानदार लगते हैं कि वो सत्ता में भागीदारी चाहते हैं, सत्ता में पार्टिसिपेशन चाहते हैं। यहाँ के माओवादियों का इंटरेस्ट शायद अलग किस्म का हो सकता है। वो तो मेरा निवेदन ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जरा उनको